नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका, शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आपका कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 14 पादप में श्वसन। मुख्य बिंदु श्वसन, श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, श्वसन गुणांक, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस के पद, ग्लाइकोलिसिस की विशेषताएं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पादप श्वसन करते हैं? जी हाँ, पादप में श्वसन होता है। वे भी हमारी तरह श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। श्वसन, श्वसन जीवित कोशिकाओं या जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का क्रमिक अपघटन या विघटन होता है और इसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा अनॉक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया ऑक्सी श्वसन कहलाती है। ऑक्सी श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और इसके फलस्वरूप अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यह वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। बच्चों, अब हम जानेंगे कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में मुख्य अंतर क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वह अनॉक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी का लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी का लाभ होता है। श्वसनीय आधार। श्वसन की क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है
उसे श्वसनीय आधार कहते हैं। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग श्वसनीय आधार के रूप में होता है। श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, श्वसन क्रिया में किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण से बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर होती है। उदाहरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का समीकरण दिखाया है। इस समीकरण को आप देखिए। ग्लूकोज जो कि C6H12O6 प्लस 6O2 निर्मित हुए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट प्लस 38 ATP। जब हमने श्वसन गुणांक की गणना की तो निष्कासित हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुई वो थी 6CO2। 6 मॉलिक्यूल हमें कार्बन डाइऑक्साइड के इस प्रक्रिया में मिले और अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा थी 6O2, मतलब 6 अणु मिले हमें ऑक्सीजन के। जब हमने दोनों के अनुपात को हल किया तब हमें इसका मूल्य 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें निष्कासित हुई कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित हुई ऑक्सीजन की मात्रा समान थी। अतः जब श्वसन आधार कार्बोहाइड्रेट होगा और उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तब श्वसन गुणांक का मान 1 होगा। वसा का श्वसन गुणांक, जब श्वसन में वसा का उपयोग होता है तब श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है, क्योंकि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है और ऐसा ऑक्सीकरण हमने अंकुरित होते बीजों में देखा जा सकता है। यहाँ जब वसा का श्वसन गुणांक कैलकुलेट करते हैं तो उसका मान 0.7 या इकाई से कम आता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई है वो उसके 102 हैं और ऑक्सीजन के अणु जो है 145 हैं, इसलिए इसका मान जो है 0.7 आया है। अतः जब श्वसन आधार वसा होता है तब श्वसन गुणांक 1 से कम आता है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक, जब प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तब भी श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। अतः ऑक्सीकरण हेतु अधिक ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में मुक्त होती है। मांसल पौधों का श्वसन गुणांक, नागफनी एवं लाल रंग की पत्तियां
एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग होता है, के श्वसन गुणांक का मान 1 से कम या शून्य होता है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट के अपूर्ण अथवा आंशिक ऑक्सीकरण से कार्बनिक अम्ल बनते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त नहीं होती है। यह अपूर्ण ऑक्सीकरण रात के समय होता है। दिन के समय अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मांसल पौधों में जो रात के समय अपूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, इस कारण यहाँ पर श्वसन गुणांक 0 होता है या 1 से कम होता है। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक। जब कार्बनिक अम्लों का ऑक्सीकरण होता है तब श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है, क्योंकि कार्बनिक अम्लों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तथा इसके ऑक्सीकरण हेतु अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अधिक होता है। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 4 या कहें इकाई से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। रेस्पायरोमीटर। बच्चों, आप यह चित्र देख रहे हैं, यह चित्र रेस्पायरोमीटर का है, गैनोंग रेस्पायरोमीटर का है। इस रेस्पायरोमीटर द्वारा श्वसन गुणांक की आकलन किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन दोनों प्रक्रियाओं में होता है। यह श्वसन क्रिया का प्रथम चरण है। इसमें शर्करा, ग्लूकोज अवायवीय प्रक्रिया से पायरुविक अम्ल में टूटता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 3 जर्मन वैज्ञानिकों एम्बेडेन, मेयरहॉफ एवं पार्नास ने किया था। अतः इन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इसे EMP पथ भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। यह ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह इस प्रक्रिया के निम्नलिखित पथ हैं। ग्लाइकोलिसिस पथ। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है में सर्वप्रथम फॉस्फेटीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज के अणु का फॉस्फेटीकरण होता है और इसके फलस्वरूप यह फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फेटीकरण के लिए ATP के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा चरण है हेक्सोज शर्करा का विदलन। इस चरण में 6 कार्बन परमाणुओं वाले यौगिक फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का विदलन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में होता है। इन दोनों ही यौगिकों में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं तथा इन दोनों यौगिकों का
आपस में अंतर रूपांतरण होता है। तीसरा, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण। ग्लाइकोलिसिस की अंतिम प्रक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड विघटित होकर 3 परमाणु वाले यौगिक पायरुविक अम्ल का अणु बनाता है। अब हम इस प्रक्रिया को इस रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है वो विभिन्न एंजाइमों के द्वारा हमें अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल का देता है। ग्लाइकोलिसिस का पथ हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में एटीपी ग्रहण होता है और एडीपी विमुक्त होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम द्वारा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ भी हमें एक एडीपी प्राप्त होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। ये दोनों समाअवयवी होते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में 2 NADH2 अणु प्राप्त होते हैं। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लिसरम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। 2-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल
एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल बनाता है। अब 3-फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। 3-फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, उस समय हमें एटीपी का लाभ होता है। पायरुविक अम्ल यदि वायवी ग्लाइकोलिसिस की विशेषताएं, अवायवीय प्रक्रिया है। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस क्रिया में 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, परंतु शर्करा के फॉस्फेटीकरण में दो ही एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। अतः शुद्ध लाभ केवल 2 एटीपी अणुओं का होता है। ग्लाइकोलिसिस की अन्य विशेषताएं, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण में एक NADH2 अणु का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में NADH2 का प्रत्येक अणु माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र द्वारा एटीपी के 3 अणु देता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में निर्मित NADH2 वायवीय श्वसन के समय 6 एटीपी का अतिरिक्त लाभ होता है। 2 एटीपी प्लस 6 एटीपी कुल शुद्ध लाभ 8 एटीपी का होता है। बच्चों, अब हम पुनरावृत्ति करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने जाना श्वसन क्या है, श्वसन के दोनों प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, श्वसन गुणांक की निकली श्वसन की प्रक्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित जो ऑक्सीजन हुई, उनके अनुपात को हमने श्वसन गुणांक कहा। कार्बोहाइड्रेट अगर श्वसन आधार है तो श्वसन गुणांक 1 होता है। ग्लाइकोलिसिस का पद, कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो श्वसन की पहली स्टेप है। इससे ग्लूकोज ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज से हमें पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब बच्चे, आपने आज जो विषयांश पढ़ा है उस पर आधारित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। इसे नोट करें और हल करें। प्रश्न पहला,
श्वसन किसे कहते हैं? प्रश्न दूसरा, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में बनने वाले अंतिम उत्पाद क्या हैं? प्रश्न तीसरा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु पारुविक अम्ल बनते हैं? प्रश्न चौथा, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। प्रश्न 5, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। बच्चों, इसी के साथ आज हमारी जीव विज्ञान की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।